हमने एक स्लाइड शेयर की, आपको दिख रही है क्या? जी सर, दिख रहा। है ना? दिख सो रहा सर। जी, तो ये स्लाइड तो अंग्रेजी में बन जाती है, लेकिन जैसा पिछली बार आप लोगों ने कहा था, हम बात हिंदी में ही करेंगे, जिससे आप चीजों जी जी। को ठीक से समझ सकते हैं। हम भी आपसे काफी कुछ सीखते रहते हैं। सो आज हम लोग ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसकी उस दिन थोड़ी चर्चा हुई थी, उस पर चर्चा करेंगे। एजेंडा 2030, 2030 का एजेंडा, ये एजेंडा अपने देश का नहीं है, केवल शिक्षकों का नहीं है। ये एजेंडा पूरे विश्व में, जो यूनाइटेड नेशंस के 193 सदस्य हैं, जैसा उस दिन चर्चा आपसे हुई थी, दो सदस्य इनवाइटेड हैं, तो दो मिला के 195 देश यूनाइटेड नेशंस के साथ हैं। तो उस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा पूरे 195 देशों में 2030 तक कैसे ऐसा विकास किया जाए जो अपनी पीढ़ी के लिए तो उपयोगी हो ही, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम ऐसे संसाधन, ऐसे प्राकृतिक स्रोत अक्षुण्ण रख के जाएं, जिससे उनको ये न लगे कि हमारी पुरानी वाली पीढ़ी के लोगों ने सारे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रखा है। ठीक है, उसी को हम सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो अपनी पीढ़ी के लिए ठीक हो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा हो। और क्या इस पवित्र काम में हमारे शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? हमारे उच्च शिक्षण संस्थान, जिसको हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, HEIs कहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उनका इस तरह के सतत विकास में क्या योगदान होता है, उसकी भी चर्चा आज आपसे करेंगे। ये जो स्क्रीन हमने शेयर किया है, अतुल जी, स्क्रीन बदल रही है, आपको दिख रहा है? बदल रही सर। यस सर। हाँ, बहुत बदल बढ़िया, रही सर। बहुत अच्छा। एक बार आपसे पूछ लेना जरूरी होता है, आजकल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कई सारी चीजें, आप बहुत दूर बैठे हो, केवल हम तो एक लैपटॉप की स्क्रीन से बात कर रहे हैं। इसलिए मैं उस दिन आप लोगों से कह रहा था कि बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने वीडियो जितना अधिक ऑन रखेंगे, उतना ज्यादा इंटरेक्टिव होगा। जो सतत जी जी। विकास के लक्ष्य हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, उसको हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, उसी को ग्लोबल गोल्स कहते हैं, और उसी को एजेंडा 2030 भी कहते हैं। इसलिए कि ये सतत विकास के लक्ष्य 2016 1 जनवरी से 2030 तक के लिए किए गए हैं। तो 15 साल का जो ये अध्ययन का काल है, इसमें हम लोग ऑलरेडी 2022 पे आ चुके हैं। तो 2030 अब ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन फिर भी इन बचे दिनों में भी हम इस तरह के लक्ष्यों पे कार्य करेंगे। और कैसे ये सतत विकास क्या होता है, उसका भी स्क्रीन पे ही आपको दिखाने का प्रयास किए हैं, जिसमें तीन बड़े बड़े गोले दिखे हैं। और इन एक होता है कि भाई कई लोग ऐसे हैं जिसमें हम इंडस्ट्रीज, कंपनीज, फैक्ट्रीज या कमर्शियल वेंचर्स मानते हैं, जो केवल अर्थशास्त्र के लिए काम करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं, वाणिज्यिक काम करते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ सतत विकास नहीं है, या केवल सोशल एस्पेक्ट्स जिसमें हम बात करते हैं। जैसे आजकल आप सुनते हैं कि सरकारें गेहूं, सरकारें दाल, सरकारें नमक, तेल, चावल सब गरीब परिवारों को देती है। ठीक है, वो एक सामाजिक सुरक्षा के हित से करते हैं, उसके मन से करते हैं। वो आवश्यक भी है, खास करके तब जब हम कोविड जैसे या बाढ़ या ऐसी आपदाओं से गुजर रहे हो। और हम देखते हैं कि हम कोई लोग कॉलेजेस में आप सुनते होंगे कि हम प्लांटेशन कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा पर्यावरण हरा भरा हो जाएगा। तो वो भी केवल सामाजिक बात से काम नहीं होगा,
या कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल रोड बनने नहीं देंगे, पेड़ कटने नहीं देंगे, पेड़ कटेंगे तो उस पे वो बांध बनेंगे, तो या इस तरह का जो डेवलपमेंट वर्क होता है उसमें आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे, इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो केवल पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो केवल पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से काम धाम करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ही लाइन पे काम करते हैं, काफी ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो सोशल एस्पेक्ट्स पे काम करते रहते हैं। आप एनजीओ का नाम सुने होंगे, बहुत सारे एनजीओ हैं। इवन अभी जो सबसे रिसेंट बात की जाती है ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार, हम आप सब शिक्षक हैं इसलिए हम बौद्धिक संपदा अधिकार की बात कह रहे हैं। तो हम जानते हैं ना कि हम कोई लेख लिखते हैं या हम कोई किताब लिखते हैं या हम कोई वीडियो बनाते हैं, तो उस पे वो आपके बौद्धिक रचना है। अब उस बौद्धिक रचना पे भी आपका अधिकार है। और बौद्धिक रचना या बौद्धिक अधिकार जो और भी तरह के होते हैं, जिसमें आप पेटेंट का नाम सुने होंगे, उसके साथ कोई कॉपीराइट है कि आपने कोई किताब लिखा तो उसका कॉपीराइट आपके पास है, या आपने कोई अ, ऐसा कमर्शियल काम किया, खास करके हमारे जो वाणिज्यिक विषय के शिक्षक हैं, आपने, कई लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स के भी होंगे, कोई इकोनॉमिक्स के होंगे, कोई सोशियोलॉजी के होंगे, तो ये लोग भी ऐसे ट्रेडमार्क्स बनाते हैं, उसके लिए काम करते हैं, जियो टैगिंग इसके लिए भी काम करते हैं। तो कुल मिला के जो भी बौद्धिक संपदा अधिकार है, वो बौद्धिक संपदा अधिकार हो सकता है कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो, लेकिन जब हम इन तीनों के को मिला के एक ऐसे संतुलित विकास की बात करते हैं, इसमें तीनों चीजें निहित हो, वही ये जो एरो आपको दिख रहा है हाइलाइटर बीच में, उस भाग को जहां पे सामाजिक ताना बाना भी अक्षुण्ण रह सके, ठीक रह सके, जहां पे पर्यावरण संवर्धन भी रहे, पर्यावरण का की सुरक्षा रहे, पर्यावरण खराब न हो। पिछली बार हमने आप लोगों को कई सारी चीजें दिखाई थी, जहां पे आपने देखा था कि कैसे जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, कई शहर अपने देश के भी, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात की हमने आपसे चर्चा की, वो डूबने कगार पे हैं। उनके अलावा 7 और ऐसे शहर अब अध्ययन उनके हो चुका है जो बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। तो वहां पे क्या देखा कि अगर पर्यावरण की सुरक्षा नहीं है तो बंबई और कलकत्ता जैसे, गुजरात जैसे जो इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड क्षेत्र हैं, वहां भी संकट है। तो निश्चित रूप से पर्यावरण और वहां का जो अर्थव्यवस्था का विकास है, दोनों संतुलित नहीं है। तो वहां पे शायद जो लोग रहते हैं उनको भी असंतुलन देखना पड़ेगा। तो वो कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। इस तरह से संतुलित विकास का जो केंद्र है वो है जहां पे इन तीनों चीजों को समान रूप से विकास का मौका मिले। ठीक है। तो ये इस स्क्रीन पे आपके सामने यही इसका जो ग्लोबल गोल्स का एजेंडा है वो यही है कि आर्थिक विकास भी, सामाजिक विकास भी और पर्यावरण की सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए किया जाना चाहिए। तो आप सभी शिक्षकों के लिए यही संदेश है, निष्कर्ष यही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें हम इन तीनों चीजों का बराबर संतुलन बना के, ख्याल रख के ही काम करें, तो शायद हम सफल होंगे और हमारे पीढ़ी भी सफल रहेगी। आगे आने वाले समय में जो हमारी अन्य जनरेशन्स आएंगी वो भी हमारे देश में या विश्व में जो भी संसाधन है उसको अक्षुण्ण रखते हुए अपना विकास कर सकेंगी। तो इस कार्य के लिए इस समय यूनाइटेड नेशंस संपूर्ण देश जो 195 उसके सदस्य हैं, वहां पे कई प्रकार के लक्ष्य रखे हैं,
कई प्रकार के अध्ययन हो रहे हैं और इसके लिए 107 ट्रिलियन यूएस डॉलर की रकम इस अध्ययन पे खर्च भी हो रही है। इसलिए हम आपसे चर्चा उस दिन भी कर रहे थे कि जो शिक्षक हमारे इस विषय पे कुछ अध्ययन करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो जरूर आगे आवें। और ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन बातों का पूरा समावेश किया गया है कि आप इस अध्ययन से उस शिक्षा नीति को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को भी हल कर सकते हैं और एक आदर्श शिक्षक, 21st सेंचुरी का शिक्षक जो केवल अपने प्रदेश या अपने जनपद या अपने देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो यही है एजेंडा 2030। यही आज मानवता का सबसे बड़ा अध्याय है जो शायद पूरे देश में, संपूर्ण विश्व में लागू है। इसके कई लक्ष्य हैं, हमने आपसे चर्चा किया था, बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। वो एक एक हम आपको स्क्रीन पे शेयर आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये 1 से लेके 17 तक लक्ष्य हैं। तो पूरे यूनाइटेड नेशंस द्वारा 117 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब ये 17 लक्ष्य संपूर्ण 195 देशों में एक साथ चलाए जा रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर समझ रहे हैं सर। जी जी सर समझ रहे हैं सर। जी। तो एक सारे 195 देशों में यह 17 लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर जगह चलाए जा रहे हैं और इस 17 लक्ष्य को 15 साल में चलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा 107 ट्रिलियन यूएस डॉलर का खर्च भी उठाया जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना विशाल ये कार्य है और इस विशाल कार्य में आप कैसे भाग ले सकते हैं, आपका क्या योगदान हो सकता है, इस पे भी, इसी पे ये चर्चा मैं आज रखूंगा, जिससे आप भी जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन कहते हैं कि आपका विषय कुछ भी हो लेकिन ये 17 लक्ष्य तो शायद सबके लिए कॉमन है, केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में सभी देशों में काम करने वाले बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन है। तो ये 17 लक्ष्य जो लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा एरो बना है, हाइलाइटर लाल रंग का आप देख रहे होंगे, ये 15 वर्ष 15 इयर्स इसकी अवधि है। 107 ट्रिलियन यूएस डॉलर इसका मूल्य है, मैं आपको बता ही रहा था। और इस 17 लक्ष्यों में, 17 गोल्स में 169 सह लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं और ये पूरा 195 देश जो मैं आपसे 2 3 4 बार कह बता चुका उसमें ये चलाए जा रहे हैं। और इस सह लक्ष्य 17 लक्ष्य 169 169 सह लक्ष्य, उसके इंडिकेटर्स हैं 232। इंडिकेटर्स मतलब सूचक कि कैसे ये काम हो रहा है, तो क्या ठीक होना चाहिए, क्या उसका सूचक है। तो इसको समझना और इसको करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे शिक्षक जब इससे जुड़ेंगे, जैसा उस दिन हम लोग कह रहे थे कि समाज को बदलने का, उसको अच्छा करने का काम शायद सबसे अच्छा शिक्षक ही करते हैं। लेकिन ये जो कोविड आ गया बीच में 2020 में और अभी 2000 पूरा 21 तक रहा वो, है ना, 2022 में भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव है उसका। तो उसमें इस कोविड ने इस विकास के लक्ष्यों को कुछ निगेटिव प्रभाव किया है
तो आप देख रहे होंगे एक पीले रंग का बॉक्स आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे कि लक्ष्य संख्या 1, 2, 4, 8 और 10 पे निगेटिव प्रभाव पड़ा है, लेकिन जो राइट हैंड साइड को लाइट ब्लू कलर का बॉक्स अब आया है उसमें आपको दिख रहा है कि लक्ष्य संख्या 12, 13, 14 और 15 पे कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा है। तो कोविड सब नुकसान ही नहीं कर रहा है, कोविड कुछ फायदा भी कर रहा है, लेकिन फायदा इस तरह से होना कि लोगों की जान हथेली पे रहे, घर के बाहर निकले तो बीमार हो जाएं और हम कहें कि वो पॉजिटिव इफेक्ट है, तो शायद ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम किसी भी आपदा का भी बैलेंस शीट बनाते हैं, किसी भी चीज गणना करते हैं, तो बात यही निकल के आती है कि भाई उसका नेगेटिव प्रभाव क्या रहा, उसका पॉजिटिव प्रभाव क्या रहा है। तो इसलिए हम आपको ये स्क्रीन दिखा रहे हैं कि कोविड ने कुछ को नुकसान तो किया है, लेकिन कुछ को फायदा भी किया है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टाइमलाइन की बात करते हैं, जो हमने आपसे उस दिन बताया था पैनल में, जब उसको हमने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे और क्या हुए, कब ये अध्ययन शुरू हुआ, कैसे हमारी जो सिख मदर अर्थ को लोगों ने समझा और कब इस पे काम करना प्रारंभ किया। हमने आपसे बताया था कि 1970 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने पहली बार 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस मनाना शुरू किया। और आपको हमने भी बताया था कि लेडी कार्लसन एक पर्यावरण की जानकार थी, हालांकि वो पत्रकार थी, लेकिन वो पर्यावरण अध्ययन पे पत्रकारिता करती थी। उनकी उस किताब साइलेंट स्प्रिंग के आधार पे ये बात समझ में आई 1970 में कि अब हमें पृथ्वी को बचाना चाहिए। और उसी के ठीक बाद 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्फ्रेंस हुआ सतत विकास को लेके। और वहीं से ऐसे तो कई प्रयास होते रहे, लेकिन मूल बात 1972 में शुरू हुई। तो आप सभी टीचर्स को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉकहोम इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से बात शुरू हुई। फिर 92 आया, 82 आया, फिर 87 आया। 87 में जो आपसे हमने चर्चा की थी, आपको चित्र भी दिखाया था, आपसे कहा था कि बर्टलैंड रिपोर्ट नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, नॉर्वे की 3 बार प्रधानमंत्री हुई थी, उनका नाम था ग्रो हार्लम बर्टलैंड। तो उन ग्रो हार्लम बर्टलैंड वहां की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ही 1987 में यूनाइटेड नेशंस में एक आवर कॉमन फ्यूचर, जो हम लोग आज बात करें रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और उस आवर कॉमन फ्यूचर के आधार पे ही 87 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नाम की चीज प्रारंभ हुई, आगे बढ़ी, और उसी का अध्ययन अब करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि पानी भी 20 रुपए लीटर बिक रहा है, कई जगहों पे ऑक्सीजन भी बिक रही है। हिंदुस्तान में कोविड के दौरान ऑक्सीजन खाली बिकी ही नहीं, ऑक्सीजन के चलते आपने देखा है कि कितने लोगों को कितनी बड़ी समस्याएं हुई। और ऑक्सीजन किस दाम पे बिका, ऑक्सीजन कोई बना नहीं सकता, केवल पर्यावरण के ऑक्सीजन को ट्रैप करके उसको मेडिकल ऑक्सीजन बना के थोड़ा साफ करके बॉटलिंग करके ही बेचा जा रहा है। अब 82 के बाद 87 आया। 87 के बाद यूनाइटेड नेशंस ने थोड़ा ज्यादा इस पे कार्य शुरू किया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1992 जो रियो डी जेनेरियो आप सुनते होंगे, ब्राजील की सिटी है, जहां से यूनाइटेड नेशंस ने
ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड अर्थ समिट। पहले तो क्या था, पृथ्वी माँ को बचाओ, लेकिन अब क्या आ गया, अर्थ समिट, कि पृथ्वी समिट किया जाने लगा, कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सघन अध्ययन, सघन कार्य, सघनता से विचार विमर्श। इसलिए 92 में अर्थ समिट के नाम से ये काम चालू हो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि 20 साल हो गया 72 से 92, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो इसके संसाधनों में ह्रास हो रहा है, जब संसाधनों का ह्रास हो रहा है तो दाम भी बढ़ रहे हैं, आर्थिक प्रगति भी अवरोधित हो रही है। जैसे आपने पानी को ही देखा, हम लोगों ने बात किया कि शुद्ध जल पीने से आदमी स्वस्थ रहेगा, तो शायद वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। अगर वो पानी बॉटल पानी पीता है, तो जब आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो कितना काम करेगा, और जितना काम करेगा या काम में जितना ह्रास होगा, शायद आर्थिक विकास में भी उतना ही ह्रास होगा। तो जो ये विकास का मार्ग है, उसी को देखते हुए ये अर्थ समिट शुरू हुई। फिर 5 साल बाद 97 में न्यूयॉर्क में उसी के अर्थ समिट को ही मूल मान के, जब 5 साल बाद हुई, उसको रियो प्लस 5 कह दिया, कि रियो डी जेनेरियो में पहला हुआ, 5 साल बाद जो दूसरा हुआ उसको रियो प्लस 5 कर दिया। फिर 5 साल बाद जो हुआ जोहान्सबर्ग में, उसको रियो 10 कह दिया। और उसके 2002 के बाद 10 साल बाद फिर 2012 में जो हुआ उसको रियो 20 कह दिया। अब रियो को ही मूल आधार मान के जो भी इस तरह के अर्थ समिट होती हैं, उसका नामकरण +5, +10, +15, +20 नाम से हम जानते हैं। और वही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टाइमलाइन जो हम आपसे बता रहे हैं। अभी हम 1972 से पानी देना भाई, जो 2020 हो रहा है उसकी चर्चा हम आपसे करें। बेटा पानी डाल देना है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट चीज आई है आपके सामने, जो हमने आपको पहले दिन स्क्रीन पे दिखाया भी था, कि 2021 से 2030 तक हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वर्ष मना रहे हैं। और हमने आपको ये बताया था कि 2022 को हम कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस द्वारा कई वर्ष के रूप मना रहे हैं। इसमें हमने कहा था कि बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, माउंटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमने आपको बताया था कि पूरा यूनाइटेड नेशंस 2022 को दो मुख्य रूप से मना रहा है। एक तो मोटे अनाज का उत्पादन, उसका उपयोग, उसका संवर्धन, और दूसरा फिशरीज एंड हाइड्रोपोनिक्स, जो हम जलीय खेती करते हैं, उसके रूप मनाया जा रहा है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, तो ये जितनी बातें हम आपसे कर रहे हैं, ये सारी बातें सभी विषय के शिक्षकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए जो हमारे ब्रजेंद्र पांडे साहब ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कई दिनों से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, वो भी आप सबको बता ही रहे हैं कि भाई जो ट्रांस डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज हैं, वो शायद हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को हल करती हैं। हम अपने, चाहे गणित का कोई अच्छा विद्वान हो, विज्ञान का कोई अच्छा विद्वान हो, सामाजिक विज्ञान का विद्वान हो, लेकिन जो आप जब घर जा को अच्छा बनाना होता है। इसीलिए जब हम सभी चीजों को मिला के काम करते हैं, तो उसी को हम ट्रांसडिसिप्लिनरी कहते हैं। और ये जो जिस विषय पे आप चर्चा हो रही है, ये वास्तव में एक क्लासिकल ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है। हमने स्क्रीन चेंज किया है, जो यूनाइटेड नेशंस की कुछ चीजों को हम आपसे और हाईलाइट करना चाहते हैं, कि आप देख सकते हैं कि 1992 से 20 साल बाद 2012 आता है, और उस 2012 पे ग्रीन इकोनॉमी की बात होने लगी। अपने यहाँ भी अभी आपने बजट में सुना
कि कुछ ऐसी करेंसीज आएंगी जिसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसका नाम क्या दिया गया? क्या नाम दिया गया? कोई टीचर बता सकते हैं? ऐसी करेंसी क्रिप्टो जिसको आप, करेंसी। हाँ, क्रिप्टो करेंसी। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार सर। योगेन जी ने बिल्कुल सही बताया कि उसको हम क्रिप्टो कहते हैं, जिसको हम न देख सके न छू सके, और जो अभी परिभाषा भी उसकी नहीं आई है क्या है ये, वो है होती क्या है। दैट्स वाई वो डिफाइंड नहीं है वो करेंसी, इसलिए उसको हम क्रिप्टो नाम दे दिए। तो अब हम वहां तक पहुंच गए हैं कि भाई ये रुपया बनाना कागज का, या सिक्के बनाना, या अन्य देशों में जो दूसरी मुद्राएं हैं, इन सब में हम बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब रिजर्व बैंक या जो इंटरनेशनल बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ये कहना है कि अब हमको कागज या सिक्के के, धातु के सिक्के न बना के, अब हमें जैसे मोबाइल फोन पे आप कहते हैं, जैसे हमारा आपका लेक्चर चल रहा है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप उधर सुन रहे हैं, बीच में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ। तो ऐसे ही अब इकोनॉमी की बात हो रही है कि ऐसी इकोनॉमी लाइए जो ग्रीन हो। तो ग्रीन इकोनॉमी में क्रिप्टो करेंसी एक महत्वपूर्ण विकास है। अब ये कहाँ कैसे आगे बढ़ेगा? निश्चित रूप से जब हम सब ऑनलाइन हैं, और हम ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन को खोलते हैं, उसी से अपना भोजन भी मंगा लेते हैं, उसी से अपनी किताबें मंगा लेते हैं, मोबाइल के स्क्रीन से ही कपड़े आ जाते हैं, मोबाइल के स्क्रीन से दवाएं आ जाती हैं, मोबाइल के स्क्रीन से हेलीकॉप्टर का टिकट आ जाता है, या रिक्शा का बुकिंग हो जाती है, या ट्रेन की बुकिंग हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये भी एक डिजिटल करेंसी है, और आने वाले दिनों में शायद इसका भी बहुत विकास होने वाला है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल होने जा रहा है। तो ये ग्रीन इकोनॉमी है। इस ग्रीन इकोनॉमी को, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। आजकल आप, जैसे हम और आप बैठे हैं लैपटॉप पे, तो ये वो इंटरनेट है, और इंटरनेट से लगा हुआ कोई ब्राउजर है, कोई वाईफाई का इंस्ट्रूमेंट है, कोई आपके और भी संसाधन है। तो अब इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? ये थिंग्स ऑफ इंटरनेट है। तो जो थिंग्स ऑफ इंटरनेट है, जिसमें लैपटॉप भी शामिल है, जैसे केबल है, आपकी बैटरी है, प्लग है, चार्जर है। अब बात हो रही है कि लेट अस हैव अ ग्रीन थिंग्स ऑफ इंटरनेट। एक बार होल्ड करिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल में बात कर लो। एक जरा बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉल है, लेट मी फिनिश। नो प्रॉब्लम, वो कुछ नेट से बाहर है। हाँ, चलिए। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो पहले हम लोग थिंग्स ऑफ इंटरनेट पढ़ते थे, अब वो भी, लैपटॉप भी ग्रीन होगा, उसका सिग्नल्स भी ग्रीन होंगे। एक मिनट। यस, बताइए। मैं एक सेशन में हूँ, आप चले जाओ। ठीक है, मेरा नाम बता देना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चले जाओ। थैंक यू। हाँ, विशेष साहब को बता देना। या, सो
हम लोग जो थिंग्स ऑफ इंटरनेट पहले प्रयोग करते थे, अब उसको हम कहते हैं कि ग्रीन आईओटी। तो ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन आईओटी, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इस तरह की चीजों को हम सतत विकास के लिए उपयोगी मानते हैं, और ये चीज यूनाइटेड नेशंस के स्तर से भी हो रही है। तो आई थिंक माय डियर टीचर्स, आप इस बात को समझ गए कि यूनाइटेड नेशंस का कितना रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने के लिए, कि सतत विकास कैसे हो। सतत विकास कंपनीज कर सकती हैं या टीचर्स कर सकते हैं, यही एक कंट्रोवर्सी है। तो हमारे समझ से अब ये बात काफी कुछ क्लियर है कि शिक्षा ही वो एक माध्यम है जो सतत विकास के लिए सबसे मजबूती से काम कर सकता है। तो उसी लिए ये जो मिशन स्टेटमेंट आपके सामने हमने शेयर किया है, सतत विकास के लक्ष्यों के 17 लक्ष्य हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत अच्छा सा स्क्रीन में शेयर किया है, एक एक लक्ष्य आपको दिख रहे हैं 1 से 17 तक, जो आपने पीछे स्क्रीन पे देखा था। और इसका मिशन क्या है कि अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये 17 लक्ष्य इसीलिए बनाए गए हैं कि हम लोग एक अच्छा भविष्य अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कैसे निर्मित कर सके, उसी को लेके ये बनाया गया है। शायद 2030 के बाद जो स्थिति दिख रही है अभी, उसमें इन लक्ष्यों को, और जैसे आपने देखा कि 2000 से 2015 तक तो केवल 8 लक्ष्य थे, लेकिन 2016 से 2030 तक 8 के बजाय 17 लक्ष्य हो गए। तो हो सकता है कि आपके, जैसे हमारे अतुल जी शिक्षक हैं, कल हमसे बता रहे थे कि 57 रिटायर होंगे, आज उन्होंने मेरा परिचय भी कराया। तो अतुल जी, जब आप 57 रिटायर होंगे तब तक तो शायद ये बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो जाएंगे, जिसपे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। लेकिन जी अतुल के सर। अलावा भी हमारे पास ऐसे कई टीचर हैं जो भी 20-25 साल 30 साल तो काम करेंगे ही। तो आप लोगों के जीवन, आप लोगों के सर्विस पीरियड में, आपके टीचिंग पीरियड में, जब आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कल को एसोसिएट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, हमारे तरह डायरेक्टर बनेंगे, तो शायद ये जो गोले 17 दिखाई पड़ रहे हैं आपको और बड़े दिखाई पड़ेंगे। और आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को बताएंगे कि अब 17 से काम नहीं चलेगा, अब शायद पॉलीथीन, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब इस लक्ष्यों में सम्मिलित होंगे। बहरहाल अभी 15 तक सतत विकास अगर प्राप्त करना है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, उसका संवर्धन करना है, उसको रीडिफाइन करना है, तो लिखित रूप से 107 ट्रिलियन यूएस डॉलर के खर्चे से इस 15 लक्ष्यों के लिए काम करना चाहिए। आज हम आपको इसकी विस्तृत कहानी बताएंगे। जो ये 17 लक्ष्य हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग 1 फ्लोर की है तो नींव छोटी होती है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग देखते हैं तो थोड़ा तो उसके नींव में बदलाव होता है। ऐसे ही जो 17 लक्ष्य हैं, इन 17 लक्ष्यों में जो इसका मेड है, वो मेड है डिग्निटी। डिग्निटी किस लिए? तो इन पॉवर्टी को खत्म करने के लिए और असमानता से लड़ने के लिए। दूसरा क्या है? जन सहभागिता, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ्स, नॉलेज एंड इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो लोग हों तो ऐसा ना हो कि केवल एक ही लोगों का विकास हो, जिसमें कहा गया है कि पुरुष का भी विकास हो, महिला का भी विकास हो और बच्चों का विकास हो। इन तीनों को मिला के जो विकास है वो सतत विकास है। आप बार बार सुनते हैं असमानता की बात, देखते हैं असमानता कभी सतत विकास की तरफ नहीं ले जा सकती। ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी क्या है? टू ग्रो स्ट्रॉन्गर इंक्लूसिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमी, है ना? तो डिग्निटी भी हो, जन भावना भी हो, जन विकास भी हो, और प्रॉस्पेरिटी, ऐसा विकास जिसमें प्रॉस्पेरिटी न हो वो शायद सतत विकास नहीं है। प्लेनेट, ऐसा विकास जिसमें प्लेनेट, जिसकी हम लोगों ने बहुत चर्चा की,
उसको अगर हम प्रोटेक्ट न कर सके तो वो विकास सस्टेनेबल नहीं है। न्याय, जस्टिस बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा जिस विकास में न्याय न हो वो शायद सतत विकास नहीं है। ऐसे ही पार्टनरशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बल्कि पार्टनरशिप ही है आज के 21st सेंचुरी के युग में। तो पार्टनरशिप महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6 चीजें हैं। पार्टनरशिप, एक दूसरे से मिलना, उसके लिए काम करना, डिग्निटी, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट एंड जस्टिस। तो ये हमारे 6 एलिमेंट हैं इस सतत विकास के लक्ष्यों के। जो जो 6 एलिमेंट है उसको आप और तरह से समझ सकते हैं। यहाँ और स्पष्ट रूप से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने लक्ष्य किन तत्वों से, किन एलिमेंट से, किन मूल अवयवों से जुड़े हुए हैं। तो डिग्निटी की जब हम बात करते हैं उससे लक्ष्य संख्या 1 और 5, हमने बताया ना 17 लक्ष्य हैं। और दूसरा लक्ष्य क्या है? पीपल। पीपल से 3, 2, 3 और 4। प्लेनेट 6, 12, 13, 14 और 15। फिर पार्टनरशिप जो हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि उसके लिए केवल एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य संख्या 17, लेकिन ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। पार्टनरशिप लक्ष्य संख्या 17 चर्चा हम आपसे करेंगे, और कैसे आप इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे आप इस पे अध्ययन कर सकते हैं, कैसे आप इनमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे आप इन पे कुछ अपने जो प्रकाशन कर सकते हैं, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। इससे आपको पहले लक्ष्यों के अध्ययन हेतु अच्छे शिक्षक बने, और उससे आपको भी अपने एपीआई स्कोर, अपने करियर प्रोग्रेशन, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स, ट्रेवल, सब में आपको योगदान मिले। देन जस्टिस के लिए लक्ष्य संख्या 16 एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी के लिए देखिए कितने लक्ष्य हैं, 7, 8, 9, 10 और 11। लेकिन जो नीचे है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे थे। 2000 से 2015 तक था, केवल 8 लक्ष्य थे। एजेंडा 2030 जो मैंने आप चर्चा किया कि न्यू गोल फॉर ह्यूमैनिटी इन 21st सेंचुरी। तो कैसे आप इनका अध्ययन करें, कैसे इन पे काम करें, कैसे इनको समझ सकें, उसके लिए हमने एक स्कीम आपको शेयर किया है, जिसकी चर्चा हमने आपसे भी सब बताई। अब जो हमारे अच्छे शिक्षक हैं, खास करके नए शिक्षक जो इन चीजों पे काम आगे करेंगे, उनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिसको हम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं और क्या होता है ये। इसलिए हमने इस स्क्रीन पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, आपका जो FIP का मॉड्यूल है उसको भी जो आप देखेंगे तो उसमें MDGs एंड SDGs का वर्णन है। तो MDGs एंड SDGs में क्या फर्क होता है आपके सामने स्क्रीन पे है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वो है जिसमें 8 गोल्स हैं, 21 टारगेट थे एंड 63 इंडिकेटर्स थे। लेकिन ये बड़ा हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देख रहे हैं, 17 लक्ष्य, 369 टारगेट्स एंड 232 इंडिकेटर्स, उससे बहुत बड़ा हो गया। ये कुछ और आवाज आ रही है, लेट मी सी, राइट। मीटिंग के लिए मीटिंग लीव कर दीजिए आप।